हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपनी सोनी कक्षा में। मैं आपकी अंजलि मैम। जो हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक फ्रॉग, उसमें कुछ चीजें बच गई थी, तो उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। देर ना करते हुए स्टडी करते हैं ना, ठीक? तो ये हमारा फ्रॉग का क्या है, अभी आप लोग को नहीं पता है कि हमारे फ्रॉग। हाँ, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी मीन्स होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में स्टडी किया था, उसके फ्रॉग के ट्रंक के बारे में स्टडी किया था, आई के बारे में स्टडी किया था। एक चीज उसमें थी कि ईयर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था, तो मैं बता दूं कि आइदर ऑफ आई, ठीक है, आइदर साइड ऑफ आई ये मेम्ब्रेनस टिम्पेनम फाउंड, ठीक। जो हमारा फ्रॉग था तो उसके आंख के साइड की तरफ एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम स्ट्रक्चर पाई जाती है, वही क्या होती है, हमारे फ्रॉग का ईयर होता है, ठीक। और हम लोग अब बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी में होता है स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में जैसे हमारा आ जाता है, सिस्टम की बात करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे फ्रॉग में पढ़ने को हम लोगों को मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी आप लोगों का, मैं कम समय में अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी। और सबसे पहले मैं यहाँ में जो डायग्राम ड्रॉ कर रखी हूँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ जो है ड्रॉ कर रखी हूँ मैं, ठीक। तो पहले मैं सब पार्ट्स का नाम लिख दे रही हूँ। ये हमारे फ्रॉग का हार्ट है। क्या है बच्चों? हमारे फ्रॉग का हार्ट है, ठीक। और ये हमारे फ्रॉग का लीवर है। और ये क्या है बच्चों? ये लंग्स है, फ्रॉग का लंग्स है। और ये स्ट्रक्चर जो है, हाँ इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना हमारे फ्रॉग का, ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर है। और ये जो है ईसोफेगस है, ईसोफेगस है। और ये हमारे फ्रॉग का स्टमक है, स्टमक है। ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम क्या होता है? जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, उसको हम लोग ड्यूडिनम कहते हैं। ये हो गया हमारा इंटेस्टाइन। हालांकि ये सब इंटेस्टाइन ही है, बट इंटेस्टाइन टू टाइप्स की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, हम अभी बताएंगे आप लोगों को। पहले ये जान लीजिए कि ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक। ये हमारा इंटेस्टाइन है। और ये फ्रॉग का यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर यूरिन। इसके नाम से क्लियर है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी का मतलब यूरिन, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। ये हो गया फ्रॉग का रेक्टम, ये हो गया फ्रॉग का रेक्टम। ये हमारे फ्रॉग का किडनी, किडनी हो गया। और ये हो गया यूरेटर। देखिए ये भी दो है, किडनी भी दो है, तो इसको हम वन पेयर बोल सकते हैं, इसको भी वन पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया क्लोएकल अपर्चर, क्लोएकल अपर्चर किसका है? फ्रॉग का है, ओके। और ये हो गया क्लोएका, ठीक। इसमें कोई पार्ट छूटा तो नहीं है ना? हाँ, ये होता है फैट बॉडीज, फैट। ये हमने बनाया था फ्रॉग का डायग्राम, और हमने इसके सारे पार्ट्स के नाम लिख दिए हैं। ये हार्ट, ये ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम, इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर, यूरेटर, किडनी, लंग्स, फैट बॉडीज, गाल ब्लैडर, लीवर। ये सब पार्ट्स किसके हैं? हमारे फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब हम लोग फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर मैं पहले बता दूं आप लोग को कि यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे फ्रॉग में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है
इसको रफ करना पड़ेगा क्या? करती हूँ मैं रफ बच्चों, 1 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा आप लोग मुझे, है ना? ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत आता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड जो होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड। इधर स्पेस तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ही कम है, फिर भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये स्ट्रक्चर जो है वो गॉल ब्लैडर का है बच्चों। मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ, एनी प्रॉब्लम? आपको समझने से मतलब है, और बस स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, उनके नेम देख लीजिएगा, वही आप लोग के लिए इनफ है। मैं यहाँ गॉल ब्लैडर लिख दे रही हूँ, गॉल ब्लैडर। इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डाइजेशन में, एक एक पार्ट का। अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में बात करेंगे, जैसे कि हम लोग फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड जो है उसको कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्री कैनाल में आता है, फ्रॉग के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसका आता है माउथ, माउथ के बाद सेकेंड पार्ट जो होता है वो बकल कैविटी, बकल कैविटी, फिर फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आएगा हमारा स्टमक, है ना। स्टमक के बाद आएगा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दूसरा जो होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनके मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। पहला होता है ड्यूडिनम, दूसरा होता है जेजुनम एंड तीसरा होता है इलियम, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 ही पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक। लेकिन जो फ्रॉग में, हमारे फ्रॉग में क्या क्या पाया जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट पाया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूडिनम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम ही पाया जाएगा। इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन के और पार्ट होते हैं फ्रॉग में नहीं पाए जाते हैं, ना ही स्मॉल इंटेस्टाइन के और पार्ट पाए जाते हैं। इसमें ड्यूडिनम एंड इलियम दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, माउथ होता है, फिर बकल कैविटी होता है, बकल कैविटी के बाद हमारा क्या होता है, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, और फिर इंटेस्टाइन फाइनली डिवाइड होता है 2 पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आते हैं, ड्यूडिनम होता है एंड इलियम होता है, जेजुनम भी होता है, बट हमारे फ्रॉग में जो जेजुनम नहीं पाया जाता, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो फिर फ्रॉग में सीकम एंड कॉलन नहीं पाया जाता है, ओनली रेक्टम पाया जाता है, इसलिए हमने केवल रेक्टम को लिखा है। रेक्टम का डायग्राम यहाँ बना हुआ, ठीक। अभी एक एक पार्ट्स के फंक्शन बताएंगे हम आपको, डाइजेशन कैसे होता है फाइनली, तो हम इसको आपको स्टेप वाइज बताते चलेंगे, ठीक। पहले तो आप लोग को ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। स्पेस कम है तो फिर मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बता दी हूँ आप लोग को, ये हमारा हो जाएगा जो सेकेंड पार्ट है, ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 ग्लैंड्स आती हैं, एक का नाम होता है लीवर, इस वर्ड से आप लोग अच्छे से परिचित होंगे, लीवर हो गया। दूसरा है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पैनक्रियाज, यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ओके। जो वर्ड समझ में नहीं आएगा बच्चों पूछिएगा जरूर, पैनक्रियाज। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 ग्लैंड्स आती है हमारे, लीवर
पहला, दूसरा आता है पेनक्रियाज। अब लीवर क्या सिक्रीट करता है, तो आप ये जान लीजिए कि लीवर जो हमारा है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है बच्चों, बाइल जूस सिक्रीट करता है। एंड जो हमारा पेनक्रियाज होता है वो क्या सिक्रीट करता है, तो हमारा पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस, है ना। अब जो हमारे लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है वो कहाँ जाकर के स्टोर होता है, तो वो हमारे गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। फ्रॉग के गाल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। ये गाल ब्लैडर है बच्चों, आप लोग देख लीजिएगा, दिख रहा होगा वैसे, ठीक। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज में ही रहता है। अब हम लोग बात करेंगे, आप लोग को पता चल गया डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है एंड एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारा फूड पार्टिकल्स होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता रहता है, ठीक। माउथ से लेकर के, हम लोगों में माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट होता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, बट हमारे फ्रॉग में एनस के स्थान पर क्लोएका पाया जाता है, ठीक। तो अभी हम क्लोएका को भी बताएंगे कि क्लोएका क्यों कहते हैं इसको। आप लोग पहले ध्यान से ही सुनिएगा। अब ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, इधर हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब हम एक एक लोगों के फंक्शन देख लेते हैं। माउथ का क्या काम है, फिर बकल कैविटी, फेरिंग्स, ठीक। और एक बात हम आप लोगों को और बता दें कि जो हमारा फ्रॉग है उसका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है ड्यू टू कार्निवोर्स। हमारा फ्रॉग क्या होता है, ये इंसेक्ट वगैरह को खाता है, इसलिए इसको हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स की वजह से इसका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है, ठीक। बल्कि हमारे जो हर्बीवोर्स होते हैं उन लोग को डाइजेशन में सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए जो उनका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लॉन्ग होता है। तो इधर आप लोगों ने इसको भी लिख लिया होगा आई थिंक। इसको भी अगर आप लोगों ने इसको नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको रफ करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर रही हूँ। जो डायग्राम बना हुआ है, जैसे बना हुआ है, कोशिश कीजिए कि आप लोग भी उसको ऐसे ही ड्रा कीजिए। एक एक पार्ट के नाम एक बार देख के लिखिए, फिर उसको बिना देखे लिखिए, 2-3 बार कम से कम इसको ड्रॉ करिए, इसके नाम लिखिए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोग जब ऐसा करोगे तब, है ना। ये नहीं कि मैम एक बार ड्रा कर लिए, देख के लिख लिए, बस बोले मैम आ ही नहीं रहा है। नहीं, जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, ठीक। जो मुझे लगता है डायग्राम वाली चीजें होती हैं वो काफी आसानी से समझ में आती है। ये हमारा क्या है, लंग्स है बच्चों। हमारा क्या मतलब, फ्रॉग का। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचेगा ये ह्यूमन का, क्योंकि ह्यूमन का होता इसी तरह से है, बस हम लोगों का क्या होता है, थोड़ा डेवलप टाइप का होता है। ये तो लीवर था, लीवर डाइजेस्टिव ग्लैंड को मैं रफ करती हूँ। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, शॉर्ट होता है, और इसका जो इंटेस्टाइन होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक। ड्यू टू रीजन इसका यही है कि ये कार्निवोर्स है, इस वजह से ये सब है, ठीक। अब हम बात करते हैं, जो हमारा फ्रॉग होता है वो अपने प्रे को कैप्चर करता है। अब किसके थ्रू कैप्चर करता है, तो जो उसका टंग होता है वो बाइलोब्ड होता है, मतलब वो ऐसे स्ट्रक्चर का होता है कि बाइलोब्ड होता है, ठीक। तो उसका जो हमारा फ्रॉग है उसका जो प्रे है वो कुछ भी हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, क्योंकि वो कार्निवोर्स है तो इन्हीं सब चीजों को खाएगा। तो मैं मान रही हूँ कि उसने इंसेक्ट को खाया, मतलब जब उसको इंसेक्ट दिखा तो उसने अपने बाइलोब टंग से उसको अपने टंग में चिपका लिया, ठीक। फिर उसके बाद में वो अपने माउथ में लेगा। अब उसके माउथ में क्या होती है, बकल कैविटी में म्यूकस सीक्रेट होती है, जो उसको हेल्प कराती है किसमें, उसको निगलने में। जो भी इंसेक्ट है या जो भी फूड है उसका, उसको वो निगल लेगा, उसको चुविंग नहीं करता, ठीक। अब जो बकल कैविटी है वो म्यूकस सीक्रेट करेगी, और म्यूकस की हेल्प से जो हमारा फ्रॉग है वो अपने प्रे को या अपने फूड को या इंसेक्ट को क्या करेगी, सॉलो कर लेगी। उसके बाद में अब ये माउथ, फर्स्ट तो वो माउथ में ही जाएगा ना, बाइलोब्ड टंग की हेल्प से क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा। फिर माउथ में जाएगा हमारा जो भी है फ्रॉग का फूड पार्टिकल, माउथ के बाद वो जाएगा कहाँ, बकल कैविटी में। बकल कैविटी में म्यूकस सीक्रेट होगा, उसकी हेल्प से वो सॉलो कर लेगा अपने फूड पार्टिकल्स को। अब बकल कैविटी के बाद वो जाएगा फेरिंग्स में। कहाँ जाएगा बच्चों, फेरिंग्स में, है ना। इन सब नाम को आप अच्छे से याद करिएगा, 2-3 बार लिखिएगा तभी याद होगा। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड रहते हैं बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है आप लोग इसको कर ना पाए।
अभी फेरिंक्स से होता हुआ ईसोफेगस में जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा बच्चों? ईसोफेगस में। पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, फेरिंक्स, फिर ईसोफेगस। ये है हमारे फ्रॉग के ईसोफेगस का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, भी कुछ देर पहले मैंने लिखा था बट स्पेस कम होने की वजह से इसको रब करना पड़ा, है ना। ये हो गया ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से हमारा जो फ्रॉग का जो फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ पर आएगा? स्टमक में। ये है स्टमक का स्ट्रक्चर, ठीक। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये है फ्रॉग का स्टमक। क्या है बच्चों? ये फ्रॉग का स्टमक है। स्टमक के बाद ये आएगा, अब स्टमक जो हमारा होता है, अभी मैं पहले आप लोग को ऐसे बता रही हूँ, स्टमक से जाएगा इंटेस्टाइन में, है ना, इंटेस्टाइन में। अभी हमने ये सब चीजें यहाँ पर बताई थी, यहाँ पर लिख करके आप लोग को बताया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे फ्रॉग ने प्रे को कैप्चर किया, फिर उसको सॉलो किया, फिर वो जो प्रे था या उसका फूड पार्टिकल्स बन चुका है, अब वो माउथ में जाएगा, माउथ से बकल कैविटी में म्यूकस सिक्रीट होगा, जिसके हेल्प से वो फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होती है, रीजन वही है बच्चों, कार्निवोर्स होने की वजह से, लेकिन ये याद रखना कि ये शॉर्ट ट्यूब होती है। फिर इसके बाद में फूड पार्टिकल जाएगा स्टमक में, ठीक। अब वो फूड पार्टिकल जब स्टमक में जाएगा तो हमारा स्टमक जो है वो HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, ये दो चीजें रिलीज करता है ना। गैस्ट्रिक जूस क्या क्या रिलीज करता है? HCl सिक्रीट करता है एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, ठीक, जो कि स्टमक के इनर वाल से सिक्रीट होंगे। ये हमारा स्टमक है, ठीक। इसमें फूड पार्टिकल आया। अब ऐसा तो है नहीं कि फूड पार्टिकल्स ही केवल होंगे, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह चिपक सकते हैं ना। तो जो बैक्टीरिया हो गए, HCl उनको किल कर देगा, क्योंकि HCl क्या है भाई? एसिड है एक टाइप का, जिसका pH होता है 1 से 3 के आसपास इसका pH होता है, तो बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक। अब HCl एंड गैस्ट्रिक जूस मिलकर के जो फूड पार्टिकल होते हैं उसको काइम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बहुत पतला कर देते हैं, जिससे डाइजेशन में हेल्प मिले। इसको क्या कर देंगे? काइम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अब जो हमारा काइम है, जो फ्रॉग का काइम है, उसे 2 से 3 घंटे, आई थिंक 2 से 3 ही घंटे जो होता है स्टमक इसमें रखे रहता है। अपने फ्रॉग अपने स्टमक में काइम को 2 से 3 घंटे रखे रहता है। उसके बाद इस काइम को ये ट्रांसफर करता है इसको डियोडिनम को। डियोडिनम क्या है? डियोडिनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ना, डियोडिनम। डियोडिनम में क्या करेगा? इसको पास करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब डियोडिनम क्या करेगा? डियोडिनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो डियोडिनम क्या करता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डियोडिनम करेगा क्या? डियोडिनम क्या करता है? ये जो यहाँ हमने लिखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड ना, तो उसमें लीवर लिखा था। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा था? बाइल। जो बाइल कहाँ पर स्टोर था? यहाँ गॉल ब्लैडर में स्टोर था। तो यह मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा लीवर है वो सिक्रीट करेगा क्या? बाइल जूस। तो जिस डक्ट से सिक्रीट करेगा उस डक्ट को हम बोलेंगे हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? हेपेटिक डक्ट, यस। एंड जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो जो सिक्रीट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे, जिस डक्ट में सिक्रीट करेगा उस डक्ट को बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टिक डक्ट। अब जो इसका सिक्रीशन होगा एंड इसका सिक्रीशन होगा वो दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए आएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये जो सिक्रीशन है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए आएगा। फिर हमारा यहाँ पेनक्रियाज होगा। पेनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया था बच्चों? पेनक्रियाज ने सिक्रीट किया था पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियाटिक जूस, ठीक, ये पेनक्रियाटिक जूस और क्या होगा? बाइल जूस। ये दोनों मिलकर के कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए किसमें पहुंचेंगे? यहाँ डियोडिनम में पहुंचेंगे, ठीक। मैं इसको आप लोग को अलग से समझा रही थी क्योंकि कॉमन बाइल डक्ट मुझे आप लोग को समझाना था। एनसीईआरटी में केवल कॉमन बाइल डक्ट ही लिखा हुआ है। तो कॉमन बाइल डक्ट से क्या क्या आएगा? पहले आएगा बाइल जूस आएगा, और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा पेनक्रियाटिक जूस। अब बाइल जूस जो आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ बाइल, ओके। बाइल के बाद यहाँ लिखेंगे पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। अब बाइल का जो फंक्शन होगा, बाइल क्या करेगा?
ये हमारा काइम आया यहाँ पर। अब बाइल क्या करेगा, उस काइम में हमारे फैट होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होंगे। तो ये क्या करेगा, बाइल का मेन फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब ये फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा। एंड जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होगा ये क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट एंड हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और ये बाइल को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम करेगा। ये पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भी होते हैं ना, तो वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक, अब हमारा जो काइम था वो, उसमें जो फैट थे, कार्बोहाइड्रेट थे एंड प्रोटीन थे, उनका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा वो इंटेस्टाइन में होगा। ये पूरा पार्ट इंटेस्टाइन नहीं है ना, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये हमारा इंटेस्टाइन है। तो जो फ्रॉग का कंप्लीट डाइजेशन होगा वो इंटेस्टाइन में होगा। अब ये फैट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। ये सब पूरा प्रोसेस जाकर के इंटेस्टाइन में ही हुआ है। ठीक, अब इंटेस्टाइन में जब इनका डाइजेशन हो गया तो जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, है ना। तो जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स पाए जाते हैं। न्यूमरस का मतलब बहुत सारी संख्या में, है ना, बहुत सारी संख्या में फिंगर लाइक फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बिलई या माइक्रो बिलई कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनको हम लोग बिलाई एंड माइक्रो बिलाई कहते हैं ना। तो ये क्या करेंगी, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। किसमें ये बिलाई एंड माइक्रो बिलाई पाई जाती है, तो एक बार मैं आप लोग को फिर से बता रही हूँ कि इंटेस्टाइन में न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बिलाई या माइक्रो बिलाई कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें ही मतलब बेनिफिट वाली होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ उसमें बेस्ट होते हैं। जो बेस्ट सॉलिड होते हैं वो रेक्टम से होते हुए क्लोएका में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, रेक्टम से होते हुए क्लोएका में, और क्लोएका की हेल्प से बाहर रिमूव हो जाते हैं। ठीक, जो बेस्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं और बेस्ट होते हैं, वो रेक्टम से होते हुए क्लोएका के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा क्लोएका है, ये कॉमन पैसेज है यूरिन एंड उसको जितने भी यूरिन हो या फिर हमारा फीकल मैटर हो और जो भी है सब इसी मार्क्स, क्योंकि ह्यूमंस में 2 पैसेज होते हैं, यूरिन का पैसेज अलग होता है एंड जो हमारा फीकल मैटर होता है उसका पैसेज अलग होता है, उसके लिए एनएस होता है ना। यूरिन के लिए बता ही देंगे हम आप लोग को, ये पहले आप जान लीजिए कि क्लोएका में क्या होगा, फीकल मैटर भी और यूरिन दोनों इसी पैसेज से बाहर आते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्लोएका बोलते हैं। फ्रॉग में इसको क्लोएका बोलेंगे। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। अब लिखना पढ़ना छोड़ के केवल मेरी बातों को सुनिए। जो हमारा फ्रॉग है उसने क्या किया, अपने प्रे को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद प्रे आया माउथ में, माउथ से गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी में सिक्रीट हुआ म्यूकस, म्यूकस की हेल्प से उसने सॉलो किया अपने प्रे को, गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से वो गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से गया स्टमक में। अब स्टमक में हमारे कुछ फंक्शन होते हैं। स्टमक क्या करता है, एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। एचसीएल क्या करता है, वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। ठीक, और ये एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस दोनों मिलकर के इसको फूड का जो एचसीएल होता है वो एसिडिक हो गया, गैस्ट्रिक जूस एल्कलाइन होता है, तो दोनों मिलकर के न्यूट्रल करते हैं, फिर काइम के फॉर्म में फूड को कन्वर्ट करते हैं, काइम बनाते हैं लोग। वो क्या होता है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, इसलिए हम लोग इसको काइम बोलते हैं। काइम पहुंचा डिओडिनम में, डिओडिनम क्या करेगा, लीवर से बाइल या गाल ब्लैडर से बाइल लेगा एंड पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस लेगा और बाइल करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। ठीक, उसके बाद में जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा, इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा, जो बेस्ट प्रोडक्ट होंगे, जो मतलब यूजफुल होंगे, वो हमारे बिलाई एंड माइक्रो बिलाई के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, जो कि इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं, एंड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो रेक्टम से होता हुआ क्लोएका के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है खत्म। अब मैं कोशिश करूं आप लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दूं
क्योंकि डायग्राम अभी बना हुआ है बच्चों, है ना। ये हमारा लंग्स था, ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर और ये किडनी एंड और क्या ही था इसमें, हाँ बस इतना ही था। तो मैं आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, ठीक। उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, हम लोगों में भी रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है एंड फ्रॉग में भी रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। थोड़े से एडवांस है हम लोग बस फ्रॉग से, वरना भाई फ्रॉग हम लोगों से कम नहीं है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम की। अब आप लोगों को तो पता है, मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि जो फ्रॉग होता है वो लैंड में भी पाया जाता है एंड वाटर में भी पाया जाता है। तो इसलिए ये जो रिस्पायरेशन करेगा, अगर वाटर में रहेगा तो किसके थ्रू रिस्पायरेशन करेगा, लैंड पे है तो फिर किसकी हेल्प से रिस्पायरेशन करेगा। क्वेश्चन तो आ रहा होगा मन में, है ना। तो उस क्वेश्चन को या उस डाउट को मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को कि वो वाटर में रहेगा तो किससे रिस्पायरेशन करेगा एंड लैंड पे रहेगा तो किससे रिस्पायरेशन करेगा। तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जब हमारा फ्रॉग वाटर में रहेगा ना, कहाँ पे रहेगा बच्चों, वाटर में, मतलब पानी में रहेगा। जब वो वाटर में रहेगा तो फ्रॉग क्या करेगा, स्किन से रिस्पायरेशन करेगा। स्किन से रिस्पायरेशन करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ये जो मैं बता रही हूँ बच्चों ना, ये क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, अभी ऐसे मैं बताऊंगी लंग्स के रिस्पायरेशन को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब फ्रॉग हमारा वाटर में होता है तो वो स्किन से रिस्पायरेशन करता है, और वाटर में स्किन से रिस्पायरेशन करता है, तो इसलिए स्किन से रिस्पायरेशन करता है, इसलिए हम लोग इसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। अब जब हमारा फ्रॉग वाटर में है, स्किन वाटर में रहेगा ना, तो फिर जो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे, वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, आपको पता ही कि वाटर जो होता है, वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O होता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन है। तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा वो फ्रॉग अपनी स्किन से, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, है ना, जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से क्या करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन को स्किन के थ्रू अपने अंदर, बॉडी के अंदर लेगा एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होंगे उसको बाहर करेगा। तो वाटर में वो स्किन से रिस्पायरेशन करेगा, उसको हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहेंगे। बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन से रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ जब वो लैंड पे होगा, जब फ्रॉग लैंड पे होगा तो किस किस चीज से रिस्पायरेशन करेगा। तो वो जब लैंड पे होगा तो मेनली 3 टाइप से रिस्पायरेशन करेगा। पहला स्किन की हेल्प से, दूसरा बकल कैविटी एंड थर्ड जो होगा वो होगा हमारा लंग। लंग से हम लोग भी रिस्पायरेशन करते हैं ना, लंग से नहीं इंक्लूड होता और पार्ट होते हैं बॉडी के, बट पहले मैं बता रही हूँ। स्किन से रिस्पायरेशन करेगा तो हम लोग, मैंने बताया आप लोगों को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे, ठीक। तो ये जब क्या नाम है, हमारा फ्रॉग लैंड पे होगा तो स्किन से भी रिस्पायरेशन कर सकता है, बकल कैविटी से भी रिस्पायरेशन कर सकता है, लंग से भी रिस्पायरेशन कर सकता है, ठीक। स्किन से करेगा तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, है ना। अगर बकल कैविटी से करता है तो हम लोग इसको कहेंगे बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। एंड जो थर्ड होता है लंग से करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ऐसे लिख देंगे, ठीक, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। स्किन से रिस्पायरेशन करेगा तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, बकल कैविटी से रिस्पायरेशन तो बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, एंड थर्ड लंग से रिस्पायरेशन करेगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन करेंगे। मोस्टली जब वो लैंड पे होता है तो सबसे ज्यादा वो लंग से ही रिस्पायरेशन करता है, ठीक। और बकोफेरेंजियल हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन कंडीशन हमने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था। एक बार मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से कि हाइबरनेशन क्या होता है एंड एस्टिवेशन क्या होता है ना, ठीक। अगर आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एस्टिवेशन में क्या होता है कि वो समर स्लीप करता है एंड हाइबरनेशन मतलब होता है वो विंटर स्लीप करता है। तो जो वो हाइबरनेशन एंड क्या है एस्टिवेशन की कंडीशन होगा तो स्किन से रिस्पायरेशन करेगा, फिर लंग से करेगा तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा फ्रॉग है
उसके जो उसका हेड होता है ना, उसमें पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ईयर जो होगा वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू इंटर करेगा, फिर इंटर करेगा नॉस्ट्रिल के थ्रू, फिर बकल कैविटी में जाएगा, बकल कैविटी से होते हुए फिर हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक, अब हम बता दें कि लंग्स कैसा होता है, हमारे फ्रॉग में लंग्स कैसा होता है भाई, यही तो है लंग्स ना ये। बट ये होता कैसे, इसका कलर क्या होता है ना, ये पाया कहाँ जाता है, आप मतलब प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इस पूरे बॉडी में कौन सी जगह पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पे है, एंटीरियर पे है, डॉर्सल पे है, वेंट्रल पे है, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं बता दूंगी जो लंग है, फ्रॉग का लंग है वो कैसा होता है, अपीयर ऑफ जोड़े में होगा, क्योंकि एक ये और एक ये दो लंग्स है फ्रॉग में, तो एक और दो को हम लोग बोलते हैं पेयर, है ना। ए पेयर ऑफ पेयर में होगा, इलोंगेटेड होगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग बोलते सर्कुलर है, ऐसा होता तो बोलते ओवल है, बट ये ऐसा है ना, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे इलोंगेटेड, धसा हुआ टाइप ऐसे कुछ होता है, इलोंगेटेड ही आप जान लीजिए कि इलोंगेटेड का मतलब ऐसा होगा। ठीक, तो इलोंगेटेड होगा। अब ये हमारा पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ होगा, इलोंगेटेड होगा, पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा बच्चों, पिंक कलर्ड का, है ना, पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर, पिंक कलर्ड होगा। एंड थर्ड जो पॉइंट है, ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ ट्रंक, ट्रंक बोलेंगे या थोरेक्स बोलेंगे, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक बोलेंगे या थोरेक्स बोलेंगे, जो ये हमारा रीजन होता है इसको हम लोग थोरेक्स बोलते हैं। तो ये फ्रॉग का लंग हो गया, कैसा होगा, ये पेयर ऑफ होगा, इलोंगेटेड होगा, पिंक कलर्ड का होगा, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक या थोरेक्स में ये एब्सेंट होगा, सॉरी बेटा ये प्रेजेंट होगा, है ना। ये अपर पार्ट ऑफ थोरेक्स, ये थोरेक्स रीजन है, तो यहीं पर हमारा लंग है, आई मीन फ्रॉग का लंग है, और ये पिंक कलर का होता है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। क्या करेगा, ईयर को नॉस्ट्रिल के थ्रू से, नॉस्ट्रिल की हेल्प से ईयर को लेगा, फिर उसके बाद में ईयर जाएगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी से जाएगा लंग्स में, फिर लंग्स, इसी प्रकार हमारा फ्रॉग क्या करेगा, रिस्पायरेशन करता रहेगा। इस प्रकार इसका रिस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ। अब बाकी जो सिस्टम बचे हुए हैं उसको मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, एंड बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।